डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा विजिटिंग फेलो हैं सी वोटर के, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बत्रा। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और अभी सौरभ भी वापस आ जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे पंजाब में जो हुआ उसकी, हम लोग बात कर रहे थे हिमाचल में जो हुआ उसकी, और उत्तराखंड में जो हुआ उसकी, यानी कि आफ्टर अयोध्या बद्रीनाथ। एक ओवरऑल आपकी समरी आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन बाय इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? बाय इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे देखते हैं संकेत की एक तो पहली बात कि बाय इलेक्शंस में इनकम्बेंट को फायदा रहता है, मोस्टली हमने देखा है, खासकर कि वहां स्टेट्स में जहां पता है कि बहुत बड़ी मेजोरिटी है और मतलब एक कहीं ना कहीं बायस होता है सरकार की तरफ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं स्टेट वाइज। अगर हम जाएं स्टेट वाइज पॉलिटिकल मैसेज नंबर 1 कि पंजाब में आई थिंक मैं स्टार्ट करूंगा जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी मुझे लग रही है कि पंजाब में जहां पे कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी माना है लोगों ने इन टर्म्स ऑफ लोकसभा, वहां विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी नंबर 3 पर आए हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब का जो स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहां बीजेपी नंबर 2 पर आई है, तो उसमें अब बीजेपी जैसे स्ट्रांग होती जाएगी तो वो कैसे टर्न होगा अगला। मुझे लगता है कि कांग्रेस की पंजाब यूनिट को इस रिजल्ट से बहुत धक्का लगा होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अभी लोकसभा में, उसके बनिस्बत ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मतलब अगर आप उसको, अगर मैंने सही मुझे याद है, असेंबली लीड अगर आप देखें 19 के अभी 24 की लोकसभा की, तो कांग्रेस आगे थी इस सीट पर, इस असेंबली सेगमेंट पर, बट यहाँ हार गई, तीसरे नंबर पे आई। बहुत मतलब बहुत बड़ा एक मार्जिन है नंबर 1 नंबर 3। बट उसका फिर एक्सप्लेनेशन है कि इतनी मजबूत सरकार है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं उनको एक फायदा मिला शायद इस बात को, लोगों को भी लगा कि अभी चेंज करे कुछ होने नहीं वाला। तो एक तो ये है। हाँ, हिमाचल से एक बहुत बड़ा मैसेज जो आ रहा है कि अब सारे बाइपोल हो गए हैं और कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सारे बाइपोल, मोटा मोटी अगर आप देखें तो। इससे मुझे एज ऑफ टुडे हिमाचल की सरकार अब अगले कुछ समय तक, अंटिल समथिंग डिसरप्टिव हैपेंस, मुझे ये सरकार अब स्टेबल लगती है। जो मुझे डर था उन 24 के लोकसभा चुनाव से पहले कि इसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा, बट लोगों ने अपना विश्वास जताया है कांग्रेस में। और हिमाचल की स्टोरी संकेत, यू हैव टू लुक इन कंजंक्शन विद द लोकसभा इलेक्शन। 22 में कांग्रेस जीतती है हिमाचल, 24 के लोकसभा में बीजेपी का वोट शेयर हिमाचल में 14 परसेंटेज पॉइंट गिरता है, हालांकि चारों सीटें उनके पास आती हैं। और फिर सब्सिक्वेंट बाइपोल्स और जो बाइपोल साथ में हुए लोकसभा के, उन सभी में कांग्रेस आगे रहती है। तो हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो बीजेपी को काफी परेशान करेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सौरभ विल बैक मी अप, कुछ दिन पहले ही धूमल साहब का एक आया है स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा है कि हमें ये सरकार तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप टूट जाती। तो कहीं ना कहीं वो जो हमीरपुर के जो फैमिली है पूरी, अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट में नहीं लिया गया है, धूमल जी को साइडलाइन कर दिया गया है। तो एक मुझे वो डायनामिक भी दिखता है, हालांकि हमीरपुर की वो सीट जीत गए हैं जहां से आशीष है, बट कांग्रेस हिमाचल में मुझे अब सेफ दिखती नजर आ रही है। इसमें सुक्खू जी, प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला जी, मुझे कितना इन्वॉल्वमेंट है मैं जानता नहीं, बट सुक्खू जी की अपनी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज उनकी वाइफ भी जीत गई है चुनाव। तो ये मैसेज हिमाचल से आ रहा है। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक सीट तो कांग्रेस ने की ही थी, वो डिफेक्ट कर गए थे, वो डिफेक्टर हार गए। तो पहले 2017, 18, 19 में जो लग रहा था कि लोग डिफेक्टर्स को माफी देकर उनको फिर से चुन रहे हैं, वो इस बार लोकसभा में ध्वस्त हुआ है परसेप्शन। और आज जो रिजल्ट आया है उत्तराखंड में, वो भी दिखता है कि शायद वो इतना एक वन तरीके से जो हम सोचते हैं, एक तरीके से सोचते हैं पूरा, वो जो एक वन वे जो हम एक थॉट लेते हैं कि डिफेक्टर तो जीत, ये डिपेंड करेगा सीट बाय सीट और स्टेट बाय स्टेट। बट यहाँ पर बीजेपी को रिजेक्ट किया है, बीजेपी के टर्नकोट कैंडिडेट को, और कांग्रेस को फिर से सीट मिली है बद्रीनाथ की। जो हरिद्वार में हुआ है जो सीट है, वो बीएसपी की सीट थी और वहां पर कांग्रेस जीती है। देखिए वो इलाका ऐसा है, वो एससी मुस्लिम कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो नेट इस इलेक्शन के बाद +1 का गेन है कांग्रेस को उत्तराखंड में। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य संकेत जो 2022 में भी कांग्रेस को जीतना चाहिए था, उन्होंने वो राज्य गवाया, मतलब अपनी गलतियों से गवाया। तो आगे जाके उत्तराखंड की राजनीति क्या होगी, कांग्रेस क्या कोई नए चेहरे देती है, या हरीश रावत ही बने रहते हैं, या उनके पुत्र आगे आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट आज की डेट में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह आया है ये रिजल्ट,
क्योंकि ना केवल वो 5 में से 5 सीटें हारे थे, 2022 का चुनाव उनको जो जीतना चाहिए था वो हारे। बंगाल में इंपॉर्टेंट ये है कि हालांकि तृणमूल ने चारों स्वीप की, लेकिन 3 सीटें बीजेपी की थी। और अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, ये उन एरियाज में थी जहां का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन एसटी वाइज, जो मथुआ समाज वाइज, वो बीजेपी को सूट करता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक एट्रिशन हुआ है, तो ये बीजेपी को परेशान करेगा। तमिलनाडु में एक ही सीट थी, वो डीएमके जीत गई। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अब चर्न में रहेगी। जहां मैं तमिलनाडु से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक्चुअली, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अब चर्न में रहेगी, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो नंबर 2 की पोजीशन की है। हालांकि आज के इलेक्शन में एआईएडीएमके ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और मेन फाइट थी डीएमके वर्सेस एनडीए में भी एनडीए में बीजेपी नहीं पीएम की, जो डॉक्टर अंबुमणि रामदोस, जो एक समय में यूपीए के एलाय होकर हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी पार्टी, वो बड़े मार्जिन से हारे हैं। मुझे लगता है मैंने लगभग सभी कवर कर दिया। अगर कुछ छूट गया हो मुझसे तो आप मुझे जरूर याद करें। बिहार में छूट गया आपको। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। मैंने उसका पूरा स्टडी अभी नहीं किया है। हालांकि मुझे लगता है सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि वो जो कैंडिडेट से बात कर रहे थे, पूर्णिया की एक विधानसभा सीट है जहाँ पर ये बाई इलेक्शन हुआ था और इंडिपेंडेंट जीती हैं। वहाँ से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया था, और वहाँ पर पप्पू यादव समर्थित हैं जो इंडिपेंडेंट जीते हैं। और पप्पू यादव का जो ये रुपौली सीट है, शंकर सिंह है, वो चुनाव जीते हैं। कमलाधर मंडल जदयू के थे और बीमा भारती राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की। तो वहां से ही पप्पू यादव ने अपना जो स्ट्रांग है, अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई है कि वो कितने मजबूत हैं अपने गढ़ में। उन्होंने इंडिपेंडेंट को जिता दिया, और ये वहां पर पप्पू यादव की लड़ाई जो थी वो ज्यादा थी कि किस तरीके से बीमा भारती वहां चुनाव न जीते, यानी तेजस्वी के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव न जीते हैं। तो लोग ये कह रहे थे कि क्या पप्पू यादव और इसकी लड़ाई में, पप्पू यादव और तेजस्वी की लड़ाई में कहीं बीजेपी ने चुनाव जीत जाए, तो वो हुआ नहीं वहां पर, और शंकर सिंह चुनाव जीत गए। तो वहां पर फिर पप्पू यादव ने अपना लोहा मनवाया। और आप जानते हैं कि अब कांग्रेस से वो अलग जा करके जो लोहा पहले मनवाया, और फिर नाउ ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कांग्रेस गेम। लेकिन डॉक्टर बत्रा, यहां पर हम दोबारा घूम करके इसी चीज पर आते हैं कि इस शानदार जीत में अभी भी आपको बिहार में एकजुटता उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही। अब आप सोचिए कि ये कितनी ज्यादा व्यापक जीत होगी, और 2025 में अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, एक ही साल में। इसमें जीत और ज्यादा व्यापक नहीं हो। हाँ, एक जोड़ दूं मैं, सॉरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट रह गई, अमरवाड़ा, मध्य प्रदेश। ये सीट का मार्जिन ड्रास्टिकली घटा है। हालांकि जीत बीजेपी गई है, मार्जिन इज जस्ट 3000 वोट्स, जबकि पिछली बार 25,000 का मार्जिन था। यहाँ पे जो जीजीपी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं संकेत, तो इस बार जीजीपी ने 2 लाख में से 28,000 वोट अपने नाम किए, और पिछली बार 2.25 लाख में 18,000 का वोट शेयर 6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है। तो अगर कोई एक दल भी जीजीपी से अंडरस्टैंडिंग कर ले, तो वो उस तरीके से ये सीट एक तरफा हो जाती। बट वो जो एक चंक है, इज दिस हेडिंग टुवर्ड्स द बीटीपी लाइक सिचुएशन इन राजस्थान, ये मतलब है कहने का। और अमरवाड़ा में जीतू पटवारी जी जब से प्रेसिडेंट बने हैं, वो लोकसभा में तो फ्लॉप हुआ उनका पूरा परफॉर्मेंस, बट इससे कुछ साहस मिलेगा। हालांकि हारी कांग्रेस अभी भी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में वन ऑफ द वीकेस्ट स्टेट यूनिट्स मध्य प्रदेश में मानूंगा आज की डेट में कांग्रेस। बिहार का जो आपने कहा, बीमा भारती जी को लेकर लोगों को जानना चाहिए, ये जेडीयू में थी, ये आरजेडी में आई, इनको लोकसभा का टिकट मिला, ये वो हारी, अब इनको विधानसभा का टिकट दिया गया, और अब ये वो भी हार गए। और ये संकेत आपको इलाका समझना पड़ेगा, ये उन चंद इलाकों में से है जहां कांग्रेस भी अपना एक अस्तित्व मनवा सकती है, क्योंकि इतना मतलब जो डेमोग्राफिक्स है वहां के, वो बिल्कुल वही है जहां पे कांग्रेस अच्छा करती है। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर, अब जैसे कांग्रेस नेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो रही है, तो अलायंसेस की तरफ कांग्रेस का रुख भी बदलेगा। और अगर आप पप्पू यादव जी जैसे एक मास लीडर, मास में उनको पूरे बिहार का नहीं मानता, वो सीमांचल और कोसी बेल्ट है उनका, बट उसमें वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप जब वैसे लीडर को ले आते हैं, तो उसके टर्फ पे अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही उनके अपने टिकट को लेके, तो फिर ये चीजें तो आएंगी सामने। तो मुझे लगता है आगे जाके एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होगा,
कांग्रेस अपना एक्सपेंशन कैसे करती है वाइल मैनेजिंग दी एलाइज, और क्या 2025 तक कांग्रेस लो लेवल इक्विलिब्रियम में बने रहना चाहती है, या पप्पू यादव जी जैसे लोगों की एंट्री की वजह से और लोकसभा में एक डिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से कांग्रेस अब एम्बोल्डेंड फील करेगी, जो कि उसको एससी वोट काफी बड़ी मात्रा में मिला है। और आरजेडी के पास जो इंडिया अलायंस है बिहार में, उसके पास कोई एससी पुलर नहीं है वोट में। आप एनडीए को देखें तो नीतीश कुमार जी महादलित के लीडर माने जाते थे या माने जाते हैं, और चिराग पासवान दलित, जो पासवान दलित है उनके लीडर माने जाते हैं। बट अगर हम इस तरफ आए इंडिया अलायंस में, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा दलित वोट कैचर है इस इंडिया अलायंस का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं किसी पार्टी को अगर मिस कर रहा हूं तो ये मेरी गलती होगी। जो मुझे याद है तो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, और लेफ्ट थोड़ा बहुत करता है। बट जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने संविधान को लेकर पूरा मुद्दा बनाया, तो एक एससी की सहानुभूति है, तो एससी है और मुस्लिम का कांग्रेस का क्लेम रहता है। तो ये जब वोट बैंक दो अगर कांग्रेस कहती है कि देखिए हम यहाँ पे स्ट्रांग हैं, तो ये जो नेगोशिएशंस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी आगे। जी बिल्कुल। सौरभ के पास वापस आना चाहता हूं, और बिहार में बस एक कमेंट यही रहेगा कि अब कम से कम इंडिया गठबंधन में स्पेशली आपको वो उस तरीके का एक पार्टनरशिप होते हुए दिखी 2024 में, उसी का परिणाम हुआ ना ये नतीजा जो आपको 2024 में मिला। एक विपक्ष जो है थोड़ा मजबूती की ओर बढ़ी, लेकिन बिहार में जो अपर हैंड आरजेडी तेजस्वी यादव अपना रखे हैं, वो अगले साल अब जब चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के साथ अपना वो तारतम्य कैसे बिठाएंगे, इसका ओनस तेजस्वी यादव पर है कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि आप और व्यापक जीत पा सकते थे। आप सोचिए, ये तो एक बाइपोल है ना सौरभ। अब यही चीज जब आप एक्सट्रेपुलेट करें एक स्टेट लेवल पर, जब स्टेट का इलेक्शन होगा और उसमें अगर ऐसे ही कांग्रेस और आरजेडी में फ्रिक्शन होगी एक एक सीट को लेकर के, तो वो एक एडवांटेज देती है ऑपोजिशन बिल्कुल से मेरा मतलब जेडीयू बीजेपी बिल्कुल एक एडवांटेज दे देती है। और आपको बताऊं, पप्पू यादव की जो कहानी है कांग्रेस में आने वाली, वो भी बड़ी दिलचस्प है। जब कांग्रेस में वो आ रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो आरजेडी ने तो मुखालफत की ही, यानी तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी ने तो मुखालफत की। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप भी उसके फेवर में नहीं थी, क्योंकि वहां पर वो बड़ा भाई तेजस्वी हैं। तो प्रियंका गांधी ने ये ज्वाइनिंग अकोमोडेट की थी। मेरे को याद है, मैंने पप्पू यादव को उस दिन इंटरव्यू भी किया था। तो पप्पू यादव की पूरी जो ज्वाइनिंग है प्रियंका गांधी ने की थी। यही वजह है कि जब सीट नेगोशिएशन शुरू हुआ और पूर्णिया की सीट की बात आई, तो वहां पर तेजस्वी यादव ने जाकर के 3 दिन कैंपेन किया था, जाके 3 दिन रुके थे कि पप्पू यादव को वहां से हराया जाए। पप्पू यादव को क्लियर है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनकी स्थिति मजबूत हो और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पप्पू यादव के तौर पर आए। तो वो पप्पू यादव ने अपना लोकसभा में लोहा मनवाया, और कांग्रेस उसमें शायद पप्पू यादव के लिए नेगोशिएट करने में फेल रही। तो अगर कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है, तो फिर वो जैसा कार्तिकेय कह रहे हैं, उनको सब कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। जाहिर सी बात है कि वहां पर अलायंस स्ट्रांग है, और अक्सर क्या होता है कि सीटें में तब्दील नहीं होता है तो वोट शेयर बढ़ता है और माहौल बनता है। बिहार में जो माहौल रहा, जिस तरीके से तेजस्वी की रैलीज में भीड़ आई, उससे माहौल जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के तमाम जिले हैं उसमें पड़ा, चाहे वो बलिया जैसे जिले हैं जो नजदीक है, बिल्कुल बिहार से सटे हुए जिले हैं, वहां पर उसका असर देखने को मिला। पर बिल्कुल जैसा कार्तिकेय कह रहे थे, उनकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि एक अच्छा फर्टाइल ग्राउंड है सीमांचल का इलाका कांग्रेस के लिए, जहां पर कांग्रेस का जिस तरीके का कॉम्बिनेशन कांग्रेस के लिए काम करता है पूरे देश में, वो समीकरण कांग्रेस का है उस इलाके में। वहां पर कांग्रेस को मजबूती के लिए उन्हें कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, बाकी अप टू देम, वो जो जैसा करना चाहें। चलिए, अब अगला 5, 7, 10 मिनट डिपेंडिंग कि हम लोग इस पे कितना बतिया सकते हैं, वो बात करते हैं। पहले अयोध्या, उसके बाद बद्रीनाथ, और अब क्या ये कांग्रेस के लिए ये दोनों मतलब पोस्टर विन्स हो जाएंगी। ये जीतें जो हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, विपक्ष के लिए एक पोस्टर की तरह, कि जब जब बीजेपी आपके सामने हिंदुत्व हिंदू फेंके, तब आप तुरंत ये दो राजनीतिक एग्जाम्पल्स उनके सामने प्रस्तुत कर दें। पहले डॉक्टर बत्रा, उसके बाद सौरभ। नहीं संकेत, बट बद्रीनाथ तो ये पिछली बार भी जीते थे, इसको मैं ऐसे वो मैं समझ रहा हूं। हाँ,
बट आपका जो आपका फॉर्मुलेशन है, इट इज मोर लाइक दैट ऑफ अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। और अब तो बिकॉज कांग्रेस ने भगवान शिव को अप्रोप्रिएट करना शुरू कर दिया है, तो बद्रीनाथ बिकम्स इवन मोर रेलेवेंट अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, है ना। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में अगर आप घूमें तो एक तो आपको मोदी जी दिखते हैं, एक आपको योगी जी दिखते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे जो मुख्यमंत्री मुझे दिखते हैं वो पुष्कर सिंह धामी दिखते हैं। हाँ सही बात है, ठीक है। सही तो बात। अब ये दो बायपोल्स के बाद उनकी स्थिति क्या रहती है। मैंने उत्तराखंड में लोगों से बात की, जब मैंने कहा कि देखिए कहने को तो लग रहा है ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तब कहने को ही है तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो अच्छा पीआर कर रहा है वो जमीन पे भी अच्छा। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू रीड टू मच, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसको उस फ्रेमवर्क में भी देखना चाहिए कि जो वहां की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे समय पर मुख्यमंत्री बने थे जब बीजेपी 6 महीने के गैप में 2 मुख्यमंत्री मतलब बदल चुके। हाँ वो मुझे मालूम है उसके डॉक्टर बाद बत्रा, उनका लेकिन वो मेरा 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 यहाँ सवाल जो है वो पुष्कर सिंह धामी से लोकलाइज नहीं है। आपको लगता है बद्रीनाथ की सीट भले ही वो जीत के दोबारा जीती, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना पोजिशनिंग, एक नहीं एक वो है, विपक्ष के मैं लिए, कांग्रेस वो और तो ऑपोजिशन के लिए पोजिशनिंग, अयोध्या, बद्रीनाथ, आप सोचिए ऐसे टेंपल टाउन्स पे मेहनत करके, ताकि बीजेपी का, और ये जीत जो है ये पुष्कर सिंह धामी तक या योगी आदित्यनाथ तक सीमित नहीं होगी, इसको विपक्ष सीधे सीधे मोदी के पास लेकर के जा रहा है और स्ट्रेट। मैंने आपको बोला ना कि इट बिकम्स इवन मोर रेलेवेंट, क्योंकि राहुल गांधी अब अगर शिव जी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बद्रीनाथ तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है अयोध्या के कंपैरिजन में, उनके लाइन ऑफ थॉट के हिसाब से। वो बात तो बिल्कुल सही है, मैं आपसे अग्री करते हुए साथ में एक पॉइंट जोड़ रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी का भी अब एक टेस्ट अगले 3 साल में है। तो हमको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि जो जिसे कहते हैं हम सुपरस्टार सीएम की जो इमेजेस होती हैं कई लोगों की, तो वो जैसे भूपेश बघेल नहीं लगता था हारेंगे। मतलब आज तक की मेरे ये जो 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे छत्तीसगढ़ पढ़ने में हुई 2023 के चुनाव में। मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं सबको थी ही मुझे, है ना। तो वैसे ही पुष्कर सिंह धामी क्या उस रास्ते पर है। आई थिंक दिस मेरिट्स अनदर इन्वेस्टिगेशन कि आप जाके समझें कि ऐसा क्यों हुआ। बट टू योर इनिशियल पॉइंट, सिंबलिज्म का गेम अब कांग्रेस लड़ना जान शुरू कर चुकी है। वो गेम शुरू हुआ था संविधान की कॉपी को लेकर, उसमें अभी इलेक्शन में जोड़ा गया भगवान शिव को, और अब अगर आप जिस प्रकार से आप अवधेश राय जी को घुमा रहे हैं अपने साथ, ना केवल अखिलेश यादव बट राहुल गांधी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हमारे जो आपके मित्र, और मैं कभी उनका मुखातिब होना चाहूंगा, आदेश रावल जी लिखते हैं ट्वीट पे कि ये तो ट्रॉफी है इंडिया अलायंस, तो इनको तो हर जगह घुमाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वही स्थिति मुझे लगता है, क्योंकि वो लोकसभा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, असेंबली में वो दिखेगा नहीं बिकॉज इतनी टीवी कवरेज नहीं होती। लेकिन नैरेटिव बनाने को अगर राहुल गांधी एक बार बोल दे, पहले अयोध्या फिर ये बना बद्रीनाथ, सकते हैं, है ना। तो प्लस अवधेश जी जो हैं वो तो सपा के हैं, ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो मतलब कांग्रेस चाहे तो और ज्यादा क्लेम कर सकती है। सौरभ, कांग्रेस के पास भी अपना कांग्रेस के पास भी अपनी ट्रॉफी आ गई। पहले मतलब भाई की ट्रॉफी थी जो कि अपनी ही थी, लेकिन अब अपनी खुद की भी एक ट्रॉफी है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अवधेश जी, एक अवधेश उधर हो गए और इधर लखपत बुटोला जी हो गए, ये दोनों जो हैं वो मतलब हिंदुत्व को चैलेंज करने के लिए विपक्ष की ट्रॉफियां। लेकिन अब सौरभ आपका असेसमेंट। देखिए हमारा असेसमेंट क्या है कि हर सीट के अपने समीकरण होते हैं और उन समीकरणों और बाकी दूसरे कारणों की वजह से चुनावी जीत हार होती है। लेकिन जिस हिंदुत्व की पिच पर जाके राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पे जाकर के राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं, वो एक बहुत बोल्ड निर्णय है। और उस हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिस पिच पर कोई विपक्ष का नेता जाकर के नहीं खेलना चाहता। ये कह देते हैं कि हिंदुत्व की पिच बीजेपी की पिच है, यहाँ तो नहीं जाना है, यहाँ तो नहीं जाना है। तो वो भगवान राम के मुकाबले तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो भगवान शिव को लेके आए। शिव महादेव हैं, श्री राम भगवान हैं, देव हैं, वो महादेव हैं, शिव जी महादेव हैं सबके। मतलब वो उत्पत्ति भगवान शिव से है, और वो भी अभय मुद्रा वाली तस्वीर है। वैसे शिव की तांडव की तस्वीरें भी हैं भगवान शिव की, तो वो लेकिन अभय मुद्रा वाली तस्वीर है, यानी वो अहिंसा की बात करते हैं। तो फिर वो स्मृति ईरानी को लेकर ट्वीट करते हैं। और जैसे बद्रीनाथ जो चुनाव जीता है, बद्रीनाथ देखिए अयोध्या भगवान राम का मंदिर,
बद्रीनाथ में भगवान विष्णु, जो बद्री विशाल है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, मुझे जहां तक पता है। तो दोनों ही कहा जाए वो एक तरीके से संकेत ये है कि बीजेपी के पास ही सिर्फ हिंदुत्व का झंडा नहीं, मतलब अगर ये परसेप्शन ना दिया जाए कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तमाम लोग कहते रहे आप कैसे वोट नहीं देंगे बीजेपी को, तो हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी है, तो वो एक जो मार्केटिंग है, जो नैरेटिव है, उसको एक बहुत तगड़ा जवाब है ये विपक्ष का। और अब देखिए, हो सकता है अगले चुनाव में सीटें हार जाएं, अयोध्या हार जाएं, और ये अयोध्या नहीं फैजाबाद, अब फिर मैं वो बोलूंगा फैजाबाद विधानसभा में 5 सीटें हैं, फैजाबाद लोकसभा में, अयोध्या एक विधानसभा सीट है, वहां से 4000 वोटों से बीजेपी जीती है, लेकिन ओवरऑल वहां से फैजाबाद जहां पर जिसमें अयोध्या है वहां से बीजेपी हार गई है चुनाव। वो एक बड़ी मैसेजिंग है, लेकिन हारी है चुनाव। तो मैं यही कहूंगा, अवधेश प्रसाद ट्रॉफी है, वो बिल्कुल सबसे पहली बार सांसद है, लेकिन फिर भी वो उनकी जगह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बगल में है, साथ में है, और दोनों ही अपनी स्पीचेस में उनको एक्नॉलेज करते हैं। पहली स्पीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे भी, अब एक ट्रॉफी बद्रीनाथ की विधायक की भी हो गई है। तो बीजेपी के की हिंदुत्व की पिच पर जाकर के जो राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग करने के लिए उनके पास एक और मजबूत स्टांस या कह दीजिए एक अच्छा शॉट है जो बद्रीनाथ के तौर पर उनको मिल गया है, जिसमें वो बीजेपी को बैकफुट पर डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला और डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों ने अपना जो एनालिसिस दी इस बाईपोल्स को लेकर के। ये उपचुनाव का परिणाम क्या आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा? आप जानते हैं कि अभी आ रहे हैं 3 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, और अगले साल तो बहुत सारे चुनाव हैं ही हैं। तो ये मोमेंटम कौन खींच करके लेकर के जाएगा और कौन कौन से फैक्टर्स उसमें काम करेंगे, इस पर लगातार विश्लेषण रेड माइक पर हम लोग आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी आभार। नमस्कार। जय बद्री विशाल।